नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ युवा पत्रकार अभिषेक तिवारी हैं, गुड मॉर्निंग के पत्रकार हैं और आज हम चर्चा करेंगे बिंद के सभी विधानसभा सीट को लेकर। आखिर क्या समीकरण बन रहा है इस बार और चुनावी माहौल क्या है, क्या कहती है जनता और क्या कहते हैं पत्रकार, क्योंकि ये पूरे बिंद में जाकर चर्चा कर रहे हैं और वहाँ सभी जनता से, प्रत्याशी से मिल रहे हैं। इनका क्या कहना है, आखिर किसकी सरकार बिंद में बन रही है, आखिर किसका पल्ला भारी है और किसे जनता चुन रही है। स्वागत है अभिषेक। बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं जी? इस बार बिंद की राजनीति लगातार उठापटक का दौर जारी है और समझ में नहीं आ रहा कि इस बार किसका रुझान कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी से लेकर बीएसपी और सपा तक सभी पार्टी चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। बिल्कुल। अभी बात हो रही थी बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन दो अन्य पार्टियां और आ जाने से रुझान समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम रीवा से शुरुआत करें और सीधी सिंगरौली और सतना पूरे ज़िलों को लेकर, तो इस बार किसका रुझान किस ज़िले में कहाँ बन रहा है, तो रीवा की क्या स्थिति है? आपने तो पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया है, युवाओं से चर्चा की, मतदाताओं से चर्चा की, तो रीवा का युवा क्या कहता है, आप मतदाता यहाँ के वोटर्स क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश का जो ये विंध्य इलाका है, 2018 में इसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि इसने क्लीन स्वीप कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। रीवा की 8 में 8 विधानसभा, सीधी सिंगरौली में यही हाल था, केवल कमलेश्वर पटेल वहाँ से जीते थे कांग्रेस के, जैसा कि आप जानते हैं। सतना में थोड़ी स्थिति ठीक थी और शहडोल वाले इलाके में 1-2 विधायक आ गए थे, वो फुंदेलाल सिंह मार्को हैं। बिल्कुल। तो इस बार वो स्थिति तो नज़र नहीं आ रही है। अभी जब हम मतदाताओं के पास जा रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये बीजेपी का गढ़ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ अच्छा वोट बैंक मौजूद है जो जनता के बीच में है। दूसरा, परिवर्तन की जो बात है ना, वो हमको नज़र आ रही है। परिवर्तन वाले लोग भी अब तेज़ी से मुखर हुए हैं और वो ये बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। हर सीट पर ऐसे लोग हैं कि इस बार हमको परिवर्तन चाहिए, सत्ता परिवर्तन की बात होने लगी है। चाहे हम युवाओं से बात करें, चाहे हम किसानों से बात करें, तो इस बार की स्थितियां बदलने की बिल्कुल इस पे कोई दो मत नहीं है मेरे हिसाब से, अभी जितना मैंने ग्राउंड पे वर्क किया है। तीसरा फैक्टर जो आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी ने कई ऐसे बड़े प्रत्याशी दिए हैं जो पूरा समीकरण बिगाड़ देने के लिए तैयार हैं। चाहे वो आप सिमरिया की बात कर रहे हैं, जहाँ वीडी पांडे हैं, चाहे आप पंकज सिंह की बात कर लें, सिमरिया से पंकज सिंह है, सिरमौर से वीडी पांडे हैं। तो तमाम ये लोग हैं। आम आदमी पार्टी के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अच्छे प्रत्याशी हैं, जो तगड़ा वोट बैंक का नुकसान कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के करें। तो कुल मिलाकर रीवा की स्थिति क्या है? रीवा में लगातार बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है और इस बार और हर बार की तरह इस पिछले चुनाव में तो कांग्रेस से अभय मिश्रा थे और उन्होंने टक्कर भी दी थी। इस बार का क्या रुझान है, क्योंकि राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र है और ये कहा ये मित्र भी है, तो क्या है चुनावी इनकी रणनीति? आखिर 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं राजेंद्र शर्मा जी, इस अब तीसरा मौका उन्होंने पार्टी ने भरोसा जताया। तो क्या लगता है आपको कि स्थिति क्या रहेगी कांग्रेस और बीजेपी की या अन्य पार्टी को लेकर? क्या अन्य पार्टी यहाँ उभर कर आ पाएगी रीवा में, रीवा विधानसभा? रीवा में देखिए, मेरा ऐसा है कि जो आप दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हैं, लास्ट से शुरुआत करता हूँ मैं, जो दूसरी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, अन्य पार्टियों की जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, वो यहाँ पर उस स्थिति में अभी नहीं है कि समीकरण को बहुत ज़्यादा खराब कर सकें। कुछ वोट जैसे इधर उधर होते हैं तो इसमें किसका फ़ायदा किसका नुकसान, ये तो अलग अलग उसके पैमाने हैं, मापदंड हैं, उस पर निर्भर करेगा। फिलहाल जो आपने बात कही कि राजेंद्र शर्मा जी, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि रीवा की जो राजनीति है, व्यक्तिगत तौर पर बड़ा खुश हूँ कि रीवा की राजनीति एक विकास पर केंद्रित राजनीति बनती जा रही है। ये हम सब के लिए अच्छी बात है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी का जो चेहरा है वो विकास के लिए वो चुनाव लड़ते हैं और वो विकास को ही सामने रखकर उनकी पूरी बात होती है। सामने से जब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया तो इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को दिया। उनके खाते में भी कुछ बड़ी चीजें हैं। इंजीनियर हैं, बीजेपी के भी इंजीनियर और हैं, आम आदमी पार्टी से भी इंजीनियर है। फिर उधर बीएसपी के एक मधुमा सोनी जी हैं।
तो मतलब 3 इंजीनियर इधर हो गए और एक बीएसपी के हो गए, तो ये समीकरण जो बन रहा है। हाँ, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ। और हमको बड़ी खुशी है इस बात की कि इस बार हमको अच्छों में बहुत अच्छा चुनना है। तो अब किसे चुनेगी जनता? किससे चुनेगी जनता? तो एक तो 20 साल का शासन है राजेंद्र शुक्ला जी के पास, और उनके पास दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें, बिल्कुल। वो मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि वो बता सकते हैं हमने ये किया है, हमने फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, हमने एयरपोर्ट के लिए काम किया है। दूसरी तरफ राजेंद्र शर्मा है, उनके पास भी एक उपलब्धि है कि वो जो शिल्पी प्लाजा का एरिया उन्होंने डेवलप किया था और उसको प्रचारित भी कर रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट के तहत उसको उन्होंने उस समय, उस जमाने में, कांग्रेस के जमाने में उसे बनाया था, आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है। आप देखिए कि रीवा का सबसे बेहतर और सबसे व्यवस्थित मार्केट अगर आप कोई है तो आप उसका ही नाम लेंगे, उसका दूसरा नाम आप ले ही नहीं सकते हैं। जिस तरह से वहाँ की पार्किंग व्यवस्था थी उस जमाने में की गई थी, पार्कों के निर्माण किए गए थे, सड़क बनवाई गई थी, वो आज तक यथावत स्थिति में बनी हुई है। तो जिसका प्रचार वो कर रहे हैं कांग्रेसी, अब देखना है कि जनता 20 सालों का ये जो बड़ा मैं भी बायोडाटा है। क्षेत्र में गया, ग्राउंड में गया, तो एक जनता ने ये कहा कि एक बड़ा गंभीर सवाल वहाँ उठा। लोगों ने मैं मुझसे भी बात की, उन्होंने पूछा कि वो दोनों मित्र हैं और इस बार फाइट कर रहे हैं। हाँ। तो एक राजनीतिक जो सवाल था ये था कि राजेंद्र शुक्ला ही राजेंद्र शर्मा का टिकट तय करते हैं, ये गंभीर सवाल है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप भी ग्राउंड में गए हैं, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है, जब कांग्रेस ने टिकट दिया था 2013 में मुजीब खान को, तब भी ये कहा गया था कि ये सब मैनेज चीज़ें हैं। राजेंद्र शुक्ला की सीट को व्यवस्थित करने के लिए, मजबूत करने के लिए वैसे प्रत्याशी चुन के लाते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो इस बार लड़ रही है, उसकी फाइटिंग जो कंडीशन है, वो सत्ता बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। वो किसी भी एक सिंगल सीट पर ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगी। कई बार ऐसा कहा जाता है कि राजेंद्र शुक्ला जी ऐसा अंदर की राजनीति ये है, पर इस बार तो मुझे ऐसा बिल्कुल हकीकत क्या है? तो हकीकत तो वो जान पाएंगे। इस बार हाँ, सांसद भी 2 बिंद में उतर के आए हैं। बिल्कुल। तो इनका कितना प्रभाव पड़ेगा? एक सतना, एक सीधी सीट बहुत का। इंटरेस्टिंग सीट है दोनों। हाँ। मैं सतना भी जा चुका हूँ और सीधी में भी मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है। सतना में इतना बढ़िया माहौल है। सतना में एक तरफ तो सांसद है 20 सालों के गणेश सिंह, बहुत बड़े ओबीसी नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं इस विंध्य क्षेत्र के, बीजेपी के, संघर्ष से आए हुए हैं। दूसरी तरफ उनके सामने है सिद्धार्थ कुशवाहा, जो कि कांग्रेस से हैं, पिछली बार उन्होंने चुनाव जीता था। सुखलाल कुशवाहा के बेटे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में एक जमाने में सांसद रहे और उन्होंने कुंवर अर्जुन सिंह को शायद चुनाव हराया था। ये दोनों नेता हैं। और तीसरे एक नेता हैं, उनकी चर्चा किए बिना ये चर्चा खत्म ही नहीं होगी, रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा। ये भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा, 35-36 साल का लड़का, जो लगातार मेहनत कर रहा था, वहीं का पढ़ा लिखा, और वो जब उसे टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और निकल गए प्रचार में। अब स्थिति ये बन रही है कि गणेश सिंह, जो कि लगातार बड़े नेता बन रहे थे, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मुझे लगा था मैं हाथ हिलाऊंगा और आगे बढ़ के दूसरी सभा करूंगा, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि विधायक का चुनाव बहुत मुश्किल होता है। जैसे सरपंच का चुनाव आप बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, वैसे ही सांसदी के बाद विधायकी का चुनाव, हर आदमी से आपको मिलना है, डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है। सांसदी में ऐसा नहीं होता है, आपकी लहर आई मोदी जी की और आप थोड़ा बहुत प्रचार करके निकल गए। इस बार उनकी पोजीशन जो है उनके चेहरे पर आपको दिख जाएगी, गणेश सिंह जी की। सिद्धार्थ कुशवाहा जो हैं उनकी भी यही स्थिति है, और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो वहां पर देखा जा रहा है। और जातिगत अगर समीकरण की बात करें तो 2 ओबीसी नेता कांग्रेस और बीजेपी ने दे दिए, तो बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ सकता है। सीधी में केदार जी बगावत में बीजेपी के विधायक भी हैं, और फिर यहाँ से सांसद को उतारा जाता है रीति पाठक को, और उनके सामने कांग्रेस के ज्ञान सिंह हैं। तो ये 2 ब्राह्मण, एक उन्हीं के बीजेपी के बगावती नेता और दूसरे रीति पाठक, वो सांसद। अब कैसा समीकरण रहेगा? ये सीधी की स्थिति भी सतना जैसी ही है, लेकिन सीधी में बड़ी बात यह है कि वहाँ विधायक का ही टिकट काट दिया गया, जो वरिष्ठ विधायक है, और विधायक की बगावत कर दी और वो नामांकन दर्ज की अब चुनाव मैदान में है। बिल्कुल। तो वहाँ पर जो मुझे स्थिति अभी लग रही है, देखिए केदार शुक्ला का जो एक चेहरा है ना, बहुत ब्राह्मणवादी नेता का वहाँ पर चेहरा है उनका। मतलब ये कहा जाता है कि जब सीधी में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी और व्यापारियों को परेशान किया जाता था, तब वहाँ केदार शुक्ला उभर कर आए, ऐसे समय पर उभर कर आए कि जब उन्हें लगा कि केदार शुक्ला ही हमारी बात सुन सकते हैं। इसीलिए अब भी ये कहा जाता है कि व्यापारी जो वर्ग है, जो जिसे व्यापार करना है और
बेहतर शहरी के तौर पर सीधी में रहना है, वो केदार शुक्ला का आज भी समर्थक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रीति पाठक के आ जाने से मेरी वो समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी जो केदार शुक्ला सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी ओर ज्ञान सिंह है। ज्ञान सिंह उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का व्यापार है, तो उनको ऐसा लगता है और अच्छे ठीक ठाक धनाढ्य व्यक्ति हैं वो भी अच्छा लड़ रहे हैं। लेकिन दो ब्राह्मणों के बीच का फ़ायदा भी उन्हें मिल रहा है और कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी का बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन केदार शुक्ला के बगावती हो जाने से ये चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं। वहीं रीति पाठक के पक्ष और विपक्ष की बातें ये है कि रीति पाठक ने उस तरह का काम, क्योंकि इनका एरिया इतना बड़ा था, सीधी और पूरा सिरौली जिला था, तो वहाँ तो उन्होंने काम नहीं किया है और इसी को आधार बनाया है केदार शुक्ला ने। वो बार-बार ये कह रहे हैं कि अगर आपके गांव में 100 रुपए का भी काम रीति पाठक ने कराया हो तो मुझे बताइए। तो ये उनको बताने के लिए कुछ नहीं, वो बता रही हैं लाडली बहना है और ये योजनाओं की बात वो कर रही हैं। तो नहीं, तो इसमें किसकी वोट करने वाली है, बीजेपी या कांग्रेस की? ये त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। केदार भी फाइट करेंगे? बिल्कुल फाइट करेंगे। केदार चुनाव शुरू में ये लगा था कि केदार केवल रीति को बीजेपी को सबक सिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब जब उनकी हम स्थिति देखते हैं, केदार चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। तो अगर ऐसी स्थिति होती है, बीच में ये भी बातें आई थी कि हो सकता है वो कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करें, लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति नहीं। सोशल मीडिया में बात उठी भी थी हाँ, कि वो इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि रीति पाठक को थोड़ा घटाया जाए और कांग्रेस को थोड़ा पुश कर दिया जाए। लेकिन अब वो ऐसी स्थिति मेरी समस्या नहीं है, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। रीवा में एक बड़ा चेहरा त्योंथर विधानसभा। अरे वाह। तो जी, इसका समीकरण कैसा रहेगा? क्योंकि बीजेपी के ही एक प्रत्याशी ने बीएसपी ज्वाइन करते वहां से टिकट लिया, देवेंद्र सिंह, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने। हाँ, फिर वहाँ रामायण उनको पटेल जी को टिकट मिलती है कांग्रेस से, रमाशंकर को, और त्योंथर अब सिद्धार्थ तिवारी राज, और इससे वर्तमान विधायक भी नाखुश थे। अब ये तो देखा जा रहा है कि प्रचार प्रसार में है, और अभी हाल ही में जो जनसभा हुई वो मंच में भी नहीं गए। इसका कितना लंबा समीकरण है त्योंथर विधानसभा, एक ब्राह्मण चेहरा त्योंथर का, बिल्कुल ब्राह्मण चेहरा है। और जो जमीन बनाई थी कौशलेश तिवारी, रमाशंकर तिवारी पूर्व मंत्री के बेटे ने तैयार की 5 सालों तक जमीन, और उस जमीन पर बैटिंग करने के लिए आ गए सिद्धार्थ तिवारी। एक बड़ा राजनीतिक चेहरा, बड़ा राजनीतिक परिवार। चेहरा तो खैर अभी उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव तो जीते नहीं, उन्होंने लड़े भी बहुत, एक ही चुनाव तो लड़ा है उन्होंने। तो जब वो बीजेपी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका ग्रैंड वेलकम करती है रीवा में। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ, मुझे जो लगता है। सिद्धार्थ तिवारी कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं थे। बीजेपी ब्राह्मण समुदाय के ब्राह्मण मतदाताओं को ये बताने के लिए कि जिस श्रीनिवास तिवारी ने पूरी जीवन खपा दिया है कांग्रेस के लिए, उनके परिवार के साथ कांग्रेस ये बिहेव कर रही है। ऐसी स्थिति भी उस समय ऐसी नहीं थी, ये बीजेपी ने निर्मित की स्थिति। हाँ, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत करवाया हमें कि ऐसा हो गया है, आपके साथ अन्याय हुआ है। और यही कारण है, आप देखिए कि उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, और जब भी सभी सदस्यता हुई, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा भी हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा हुई, और कलेक्टर जब अटल कुंज में पहली बार सामने आए थे तो तमाम जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे, जो उनके दुर्विरोधी रहे हैं, गिरीश गौतम जी, सभी ने मिला, तो सब ने उनका बढ़िया स्वागत किया और कहा कि आपका स्वागत है हमारी पार्टी में। उसका बड़ा कारण ये है कि ब्राह्मण मतदाताओं का थोड़ा सा रुझान बीजेपी को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। अच्छा, तो इनके आने से कितना फर्क पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि ये ब्राह्मण चेहरा रह चुके हैं श्रीनिवास। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि हर सीट पे उसे 5-10 हजार का एज मिलेगा, वो तो मुझे हर सीट पर दिखता नहीं है, हर सीट पर नहीं दिख रहा है। त्योंथर वाली सीट पर बिल्कुल दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। त्योंथर में जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा, तो अब गुड़ विधानसभा लीजिए, वहाँ से भी इनके पिताजी ने चुनाव लड़ा। आप त्योंथर में भी देखिए, और मनिगमा जो है, मनिगमा भी इनका पुश्तैनी है, और रीवा में तो रहे ही हैं। इसका असर तो 4 से 5 सीटों में पड़ रहा है। जो गुड़ में आप तो खुद गए हुए हैं, गुड़ में आपको कहीं ऐसा लगा कि सिद्धार्थ तिवारी के जाने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, जाने से नहीं, इनकी पार्टी में आने से, बीजेपी में जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो इनके समर्थक रहे हैं, स्वर्गीय सुंदरलाल जी के और श्रीनिवास तिवारी के जो समर्थक रहे, वास्तव में रीवा का जो ब्राह्मण बड़ी ऊहापोह की स्थिति में है। वो वो श्रीनिवास तिवारी जी के साथ जाए,
जो जैसे जिनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में आए हैं, बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति में है वो भी कि वो गहन चिंतन हाँ, कर रहा कि वो है श्रीनिवास कि मैं तिवारी जाऊं तो जाऊं की कहाँ? जिंदाबाद, सुंदरलाल तिवारी की जिंदाबाद करें, कि वो नए वाले सिद्धार्थ की जिंदाबाद करें और ये इधर मूव कर ले। बहुत विचित्र स्थिति है यहाँ पर उनके सामने। बड़ी ऐसी स्थिति है कि जाएं तो जाएं कहाँ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। तो श्रीनिवास तिवारी की तरफ जाते हैं तो कांग्रेस में जाना पड़ेगा, फिर बीजेपी की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कई बार कचोट कर रह जाता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को तिवारी जी ने मतलब उनकी किसी भी विचारधारा से कभी भी मेल सहमति नहीं बनी, उस पार्टी के साथ हमें जाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है। लेकिन मतदाता बाद में पार्टी के हिसाब से, प्रत्याशी के हिसाब से वोट करेगा। और त्योंथर की जहां तक बात है तो बिल्कुल जो ब्राह्मण मतदाता है वो सिद्धार्थ की तरफ मुझे जाता, थोक में जाता दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इधर आप देवतलाव विधानसभा की और बात करें एक मिनट, मनगवा की थोड़ी आपने बात की है। मनगवा में चूंकि पुश्तैनी उनका गांव था श्रीनिवास तिवारी जी का, तो वहां मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उसमें ऐसा बता रहे हैं कि आधे टाइप का मामला है कि कुछ लोग सिद्धार्थ के साथ हैं और कुछ लोग पुरानी वाली कांग्रेस के साथ है, जिसमें वो श्रीनिवास तिवारी जी को मानते हैं। लेकिन गौर करने वाली एक और बात है कि कांग्रेस भी तिवारी जी के चेहरे को वहीं पर दिखा रही है। कल मैं इधर सिमरिया विधानसभा में घूम रहा था तो वहाँ के कार्यालयों में श्रीनिवास तिवारी जी की फोटो भी जैसे तो लगती है, मतलब उनको तो अभी भी हाँ, तो कांग्रेस उनको छोड़ना नहीं चाह रही श्रीनिवास तिवारी जी को, ऐसा क्योंकि ब्राह्मण के बड़े नेता थे। अभी मैंने पोस्टर देखा तो बीजेपी के पोस्टर में भी श्रीनिवास तिवारी जी आ गए हैं। तो आना ही था ना, सिद्धार्थ चले गए हैं तो आ गए हैं। तो यही तो उनकी प्लानिंग है कि श्रीनिवास तिवारी जी के जो भी वोटर हैं, समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और कम से कम जो चेहरा है जो जिसकी कमी थी। देखिए बीजेपी के पास बहुत सारे ब्राह्मण नेता हुए हैं, लेकिन इनकी कभी स्वीकार्यता उस तरह से, जैसे राजेश शुक्ला को आप विकास पुरुष कहते हैं और अच्छा विकासशील नेता कहते हैं, लेकिन उन्हें आप कभी ब्राह्मणवादी नेता नहीं कहेंगे। गिरीश गौतम के पास कभी ठप्पा नहीं लग पाया। सही बात है। वो श्रीनिवास तिवारी ही थे जो इस तरह की काम करते थे। जी, देवतलाव विधानसभा में चाचा भतीजा की लड़ाई। हाँ, कांग्रेस ने पद्मेश गौतम को टिकट दी, फिर बीएसपी ने अमरनाथ पटेल को दी और कांग्रेस के नेता रहे जयसीमा जयवीर सिंह, तो उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया। तो इसको कैसे देखते हैं? 4 से 5 कैंडिडेट वहाँ पे उतरे और समीकरण लगातार बिगड़ता जा रहा है। तो इनकी वोट की जो मार्जिन है, जब हम वहाँ बात किया तो समीकरण कुछ समझ में नहीं आया, क्या रुझान है। वो इतना गूंच हो गया है देवतलाव विधानसभा में कि देखिए गिरीश गौतम जी जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष का एक वोट बैंक है जो चूंकि लंबे समय से काम करते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकम्बेंसी भी थी। तो जब उनके भतीजे पद्मेश को टिकट मिली तो ये लगा था कि पद्मेश चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद जब जयवीर सिंह जी सामने आ गए और बगावत करके कांग्रेस से और वो चुनाव लड़ लिए। बीएसपी का एक अपना वोट बैंक है पूरे रीवा जिला की हर विधानसभा सीट पे, वो बनी हुई है वहीं पर, और वो ओबीसी का एक नेता भी है। तो ओबीसी वर्ग का चूंकि कोई बड़ा चेहरा वहाँ पर नहीं लड़ा है तो निश्चित तौर पर उनके अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है। तो बड़ी ऐसी स्थिति हो गई है वहाँ पर कि पद्मेश कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। जो जयवीर सिंह उनके साथ में रहकर और उन्होंने उनको चुनाव हराया था जिला पंचायत में, राहुल गौतम, गिरीश गौतम जी के बेटे को, तब जयवीर सिंह उनके साथ थे। लेकिन इस बार जयवीर उनके साथ नहीं है और उनके प्रतिद्वंदी हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा। और अगर इस बार जीत हार का अंतर जो है वो बहुत कम होगा। देवतलाव में तो निश्चित तौर पर देवतलाव में इस बार वोट बहुत कम में ही फैसला हो जाएगा। ऐसे गुड़ विधानसभा में है, गुड़ में तो सीधी फाइट है मेरे हिसाब से, 2 बीजेपी कांग्रेस में, और इसके अलावा तो दिख नहीं रहा है। हाँ, ऐसी तो कोई स्थिति बन नहीं रही जहाँ बहुत ज्यादा नुकसान किया जाए। सीधी फाइट। एक हार्ड सीट बनी है सिमरिया, इसमें बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस टिकट मिलती है, लेकिन उसके बाद जो प्रचार प्रसार चल रहा है, आरोप का दौर जारी है। पंकज सिंह आते हैं बीएसपी से, तो ये त्रिकोणीय जो समीकरण बन रहा है, तो क्या स्थिति रहने वाली है सिमरिया की? सिमरिया में बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें सीधी फाइट नहीं है कांग्रेस और सीधी नहीं है, अगर आप कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे तो आपसे कहेंगे कि मेरा मुकाबला ही बीएसपी से है, और अगर बीजेपी के लोगों से बात करेंगे तो वो कांग्रेस को तीसरे नंबर पर रखते हैं और ये कहते हैं कि मेरा मुकाबला
पंकज सिंह से है, तो कहीं ना कहीं पंकज सिंह बहुत मजबूत कैंडिडेट है। दोनों ही पार्टियों को कहना पड़ रहा है, भले ही किसी कारण से वो कह रहे हों। एक तो ये भी कारण है ना कि वो अपने कैंडिडेट को, अपने प्रतिद्वंदी को इतना नीचा दिखा देना चाहते हैं कि भाई वो तीसरे नंबर पर, उसकी फाइट नहीं है मेरे साथ। लेकिन पंकज सिंह एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है। पिछला चुनाव भी जब उन्होंने लड़ा तो आपको ध्यान होगा कि बहुत कम मार्जिन से पीछे रहे हैं वो, और उनका जो एक वोट बैंक है बहुजन समाज पार्टी का, वो उनके साथ रहेगा, और इन दो बड़े नेताओं के बीच लड़ने का एज उन्हें भी मिल सकता है, ऐसा भी एक गणित बता रही है। फिलहाल वहां की स्थिति इतनी टफ है और इतनी कश्मकश है कि ये बता पाना कि कौन चुनाव जीत जाएगा ये बहुत मुश्किल है। ये तो अभी बहुत मुश्किल है। चुनाव के 7-8 दिन बचे हैं। अभी तो लास्ट टाइम कहते हैं कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बदलाव बहुत तेजी से होगा लोगों के दिमाग में। ये भी कहा जाता है कि 2 दिन पहले रुझान समझ में रुझान समझ में आते हैं। और एक बिंद की सीट चुरहट है, जहाँ से वर्तमान विधायक बीजेपी के हैं, और इस बार फाइट तो वहाँ भी है, लेकिन त्रिकोणीय समीकरण वहाँ भी बन गया। आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपना वर्चस्व दिखा रही है, और फणींद्र मिश्र राजन, और कांग्रेस से अजय सिंह राहुल और सत्येंदु तिवारी बीजेपी से। तो इनका समीकरण, और 2 ब्राह्मण चेहरा, एक ठाकुर, तो इनका क्या बनने वाला है समीकरण? इसकी बात आपको करनी होगी। अजय सिंह राहुल जब चुनाव हारे और उनसे लगातार 5 साल लोगों ने पूछा कि क्यों हारे, तो एक बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने कि मैं अपनी बेवकूफ़ी से अपना चुनाव हारा। ये बेवकूफ़ी उनको समझ में आई, और पिछले 5 साल से इतनी मेहनत की उन्होंने कि इस बार का चुनाव वैसा चुनाव वो ले ही नहीं रहे हैं। पिछली बार आपने देखा होगा तो सीधी टक्कर बीजेपी से है या फिर बिल्कुल बीजेपी से टक्कर है, और आम आदमी पार्टी वहां पर अच्छी धमक के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि अच्छा, तो बिंद में क्या, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लॉन्च होती है बिंद में, तो क्या सीट एक या सीट ला पाएगी? जैसे कि पिछले निकाय चुनाव में एक पूरे मध्य प्रदेश में एक महापौर बनती है, वो भी चुनाव लड़ी हुई है, सिंगरौली से चुनाव लड़ी है। विंध्य में फोकस करने का मतलब ही यही था केजरीवाल जी का कि हमने एक महापौर चुनाव जीत लिया है, और विंध्य को ये कहा जाता है कि ये इसका इतना विशाल हृदय है कि किसी भी पार्टी को अपने अंदर समेट लेती है। बहुजन समाज पार्टी यहीं उसको स्थान मिला, बगल वाले पड़ोसी राज्य की समाजवादी पार्टी को यहीं स्थान मिला। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी का महापौर जब मिला विंध्य से, तो उनको ये लगा कि यहाँ पर कुछ बेहतर किया जा सकता है, इसीलिए भगवंत मान केजरीवाल के यहाँ बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर आते जाते रहे हैं। वैसे यूज टू हो गए हैं हम लोग केजरीवाल के और भगवंत मान के। शिल्पी प्लाजा में उनकी वो करवा दी, रोड शो करवा दिया, तो ऐसा लगा था। लेकिन फिलहाल जो आम आदमी की पार्टी की शुरुआत बिंद से की जाए, बिंद को फोकस करते हुए की जाए। पहले तो कहा था कि 230 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी 60-70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश भर में। बिंद में चुनाव जीतने की स्थिति में मुझे फिलहाल कोई सीट नहीं समझ आ रही। एक सीट रानी अग्रवाल की जो उन्होंने लड़ी है सिंगरौली से, तो सिंगरौली में राम सजीवन शाह हैं भारतीय जनता पार्टी के, रेणु शाह पूर्व महापौर है सिंगरौली नगर निगम के, वो कांग्रेस से हैं, रानी अग्रवाल हैं। रानी अग्रवाल मजबूत पड़ेंगी क्या, क्योंकि वर्तमान महापौर भी हैं, तो क्या लगता है आपको? मजबूत, मेरी जहाँ तक स्थिति बीजेपी के पक्ष में, वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई, और नहीं वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, लेकिन जीत जाने की भी स्थिति किसी की भी नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा फाइट है कि ये बता पाना मुश्किल है। रानी अग्रवाल अच्छा चुनाव लड़ेंगी, चुनाव अच्छा रहेगा उनका। चित्रकूट की बात करें, वहाँ से भी बगावती दौर जारू, नीलांशु, डोली, सबसे ज़्यादा बगावत शायद सतना में ही है। तो डोली भी है। और फिर मैहर की अगर बात करें, मैहर भी एक हार्ड सीट बनी थी। फिर नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी बना देते हैं और एक पार्टी का शुरुआत करते हैं। नारायण त्रिपाठी जो जिस तरह से अपनी पार्टी को लेकर बहुत कम समय मिला था उन्हें, और वो जा रहे हैं अलग अलग जगह, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी सीट को लेकर वो आश्वस्त हैं कि वो कहते भी यही हैं कि आपने 4 बार, मैं किसी भी बड़े नेता का दाव से आने वाला नेता नहीं हूँ। ये तो खुले नारायण त्रिपाठी हैं वो बोलते हैं कि इसीलिए मैंने दोनों पार्टियां छोड़ दी और अपनी पार्टी बनाई। वो बिंद की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छे कैंडिडेट रहेंगे वहाँ से, और मुकाबले में वो अभी भी हावी हैं नई पार्टी होने के बावजूद। चुनाव की जो लड़ाई है वो श्रीकांत चतुर्वेदी से, बीजेपी से रहेगा कि मुझे नारायण वर्सेस बीजेपी रहेगा? नारायण वर्सेस बीजेपी रहेगा। बिल्कुल, हाँ, वहाँ ऐसी ही स्थिति है। नारायण वो अपने आप में एक स्वयं पार्टी है वहाँ,
आप देखिए कि वो समाजवादी से चुनाव जीत चुके हैं। जो चेहरा है नारायण त्रिपाठी का, मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा के नाम से भी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अगर हम बात करें शिवराज शिवराज सिंह की या नरोत्तम मिश्रा या कैलाश विजयवर्गीय की, तो इसी लेवल का एक चेहरा उन्होंने अपना बनाया है, ऐसा कुछ। अब इस लेवल का, क्योंकि लेवल बहुत बड़े बड़े आपने नाम ले लिए हैं, पर इनके बाद वाले लेवल में जरूर नारायण त्रिपाठी का एक नाम होगा। हाँ, विंध्य में बिल्कुल नाम है। तो नाम उन्हीं का आता है। नहीं, जब अभी 3 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे तो आप देखिएगा कि नारायण त्रिपाठी की सीट भी उसी तरह टीवी चैनलों के फोकस में रहेंगी, जैसे कि बुधनी रहेगी, छिंदवाड़ा रहेगा, जैसे कि इंदौर एक रहेगा जहाँ से कैलाश विजयवर्गीय है। तो ये तो रहने वाला है, क्योंकि नारायण त्रिपाठी एक कम से कम जाना पहचाना चेहरा हो चुके हैं प्रदेश में। तो बुधनी में भी हनुमान जी आ गए हैं और शिवराज जी आ गए। नहीं, देखिए शिवराज जी बहुत बड़े नेता हैं और चुनाव लड़ना है कांग्रेस को तो ठीक है, लेकिन शिवराज जी की तो ठीक है वहाँ स्थिति। अच्छा, तो यहाँ रीवा जिले के मऊगंज की क्या स्थिति है? बढ़िया फाइट है और 5 साल तो 5 साल जो मेहनत कर रहे हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना, उन्हें एडवांटेज मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम योजनाओं का लाभ। तो नया जिला ये सब बीजेपी के खाते में जाएगा। लेकिन अभी हमारी कुछ बात हो रही थी तो ऐसा लगा थोड़ा कम है मुझे कि लोग उनको मान रहे हैं अपने। ये तो बहुत दिन से संघर्ष है। हाँ, यही लोग मान रहे हैं कि चूंकि संघर्ष सुखेंद्र सिंह बन्ना का था, तो इसलिए इसमें बीजेपी को एक पूरा क्रेडिट देना ठीक नहीं है। ये मुझे महसूस हुआ वहाँ के लोगों से बात करने पर। तो लगभग हो गई है सभी विधानसभा। तो ये हमारे साथ थे युवा पत्रकार अभिषेक तिवारी, जो गुड मॉर्निंग के संचालक डिजिटल के हैं और अखबार भी देखते हैं। तो इन्होंने बखूबी पूरे बिंद सीट को लेकर अपना वक्तव्य रखा और क्या स्थितियां हैं बिंद को लेकर। इन्होंने बखूबी वहां ग्राउंड में जाकर जाना, समझा, और आज ये स्थितियां हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। और रीवा जिले की बात करें या सीधी ये सतना की, तो वहाँ सांसद उतरते हैं, एक चाचा भतीजा, फिर एक ब्राह्मण चेहरा, फिर कांग्रेस, बीजेपी और कई अन्य पार्टियां आती हैं। तो इस बार का चुनाव जो 2023 विधानसभा का है, तो इस पर कहना उचित नहीं होगा कि किस तरफ रुक जा रहा, हवा लहर कुछ समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी पार्टियां आ जाने से को कुछ मतलब रुझान जिसे रहता, पिछला चुनाव था कि किस तरफ वोटर जा रहे हैं, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। और ये जो छोटी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियों से मेरा आशय है, क्षेत्रीय दल जो हैं, ये बहुत ज़्यादा समीकरण चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए कह पाना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी पेश करेगी। लेकिन ये एक बात तो तय है कि पिछले जैसा जिस तरह बीजेपी का रहा है वो इस बार कम रहने वाला है। मतलब नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन कम रहेगा कुछ सीटों पर। तो अब इंतजार करिए 3 दिसंबर का, क्या स्थिति रहती है और किसकी सरकार बनती है। अब फिर मिलेंगे 3 दिसंबर को एक बड़ी चर्चा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद, नमस्कार।